ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मुझे हेवेल्स कंपनी के फाउंडर का नाम नीचे कमेंट करके बताएं। एंड इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो ओनली आई एम अज्यूमिंग हेवेल्स कंपनी के बैकग्राउंड का 90% लोगों को नहीं पता होगा कि हेवेल्स कंपनी कैसे स्टार्ट हुई थी। एंड दिस इज बिकॉज कीमत राय गुप्ता वॉज अ वेरी साइलेंट एंटरप्रेन्योर। कीमत राय गुप्ता जिन 1971 में हेवेल्स कंपनी स्टार्ट करी आफ्टर एक्वायरिंग द नेम फ्रॉम हमेली राम गांधी फॉर ₹7 लाख। हेवेल्स कंपनी नेम एक्वायर करना 7 लाख रुपए में थोड़ा सा अजीब साउंड करता है। जहां हम बात करते हैं कि आपके पहचान आपके काम से होती है, नाम से नहीं, बट QRG के कुछ अलग एम्बिशंस थे एंड इसलिए उनने हेवेल्स कंपनी के नाम को एक्वायर किया 7 लाख रुपए में। कंपनी के नाम को 7 लाख रुपए में एक्वायर करना रिलेटिवली बहुत ईजी काम था, बट QRG का जो विजन था वो था इलेक्ट्रिकल गुड्स मैन्युफैक्चर करना। वो अपने लाइफ के पिछले 10 सालों में एज एन इलेक्ट्रिकल गुड्स सप्लायर एंड डीलर काम कर चुके थे, बट अब उनको खुद की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी थी विच वॉज नॉट सो ईजी। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के लिए ना सिर्फ कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है, बट एक मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस भी सेट करना पड़ता है। QRG ने दिल्ली में अपना सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन किया, जहां वो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाते थे लाइक रीवायरेबल स्विचेस एंड चेंज ओवर स्विचेस। जब दिल्ली में हेवेल्स का स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बिल्ड होने लगा, तब उनने एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया एंड न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी एस्टैब्लिश करने लगे। देखते ही देखते हेवेल्स कंपनी ऑर्गेनिकली बहुत अच्छा ग्रो होने लगी, उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बनने लगा एंड कंज्यूमर्स को उनके प्रोडक्ट्स भी पसंद आने लगे थे। हेवेल्स कंपनी ने अपनी पूरी जर्नी में बिजनेस पर्सपेक्टिव से 2 चीजों के अंदर बहुत ही इंप्रेसिव और इंटरेस्टिंग काम किया था। नंबर 1 is their product quality, which also brings trust, and their product innovations. Number 2 is company acquisitions. QRG always believed in quality with innovation. हेवेल्स कंपनी ने हमेशा से अपने प्रोडक्ट्स को प्रीमियम रेंज में सेल किया है, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा बना के रखना चाहते हैं। एंड ना कि सिर्फ क्वालिटी, बट उनको मार्केट में बाकी सारे ब्रांड्स जो कंपैरेटिवली चीपर गुड्स सेल करते थे उनसे डिफरेंशिएट भी करना था। इसलिए उन्होंने अपनी प्रोडक्ट कॉस्टिंग बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स ब्रांड से महंगी रखी। अब क्योंकि हेवेल्स अपने प्रोडक्ट्स थोड़े से कॉस्टली सेल कर रहा था, उनके पास एक चांस था कि वो अपने ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन्स रख सकता था, जो कि उनने किया भी। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ऑनेस्टली बहुत सारी कंपनीज के बीच ज्यादा डिफरेंस नहीं था, बट हेवेल्स क्योंकि उनके पास ब्रांड का ट्रस्ट था, इस वजह से वो प्रीमियम कॉस्ट पे बेच पा रहे थे एंड ज्यादा प्रॉफिट्स भी बना पा रहे थे। बट एज वी ऑल से कि बिजनेस से जनरेटेड मैक्सिमम पैसा बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट ही हो जाता है। इसलिए हेवेल्स अपने अच्छे प्रॉफिट मार्जिन की वजह से मार्केट में अपने कंपेटिटिव ब्रांड से बहुत अच्छी सर्विस क्वालिटी भी ऑफर कर पा रहा था। सो यहाँ पे वो ना सिर्फ क्वालिटी बट बेटर सर्विस भी ऑफर कर रहे थे, जो और कोई ब्रांड नहीं कर पा रहा था। जहां हेवेल्स ने अपने पैन इंडिया सर्विस सेंटर्स को यूज करके डोर स्टेप सर्विसेज एंड रिपेयर्स भी ऑफर किए हैं उस टाइम पे जहां दूसरे कंपनीज कस्टमर कंप्लेंट कॉल्स भी पिक नहीं करती थी। हेवेल्स ने अपने कस्टमर्स को हमेशा प्रायोरिटाइज किया है एंड अपने कंपेटिटर्स से डिफरेंशिएट भी इसी मॉडल पे किया है। जहां दूसरी कंपनीज के एग्जीक्यूटिव फोन कंप्लेंट्स कॉल भी पिक नहीं करते थे, वहां हेवेल्स के क्वालिटी प्रोडक्ट की वजह से कस्टमर कंप्लेंट्स तो लो थी ही, बट जितनी भी थी वो सारी बहुत जल्दी रिजॉल्व भी हो जाती थी। एंड इवन हाई क्वालिटी एंड सर्विस इज नॉट द ओनली फैक्टर जहां हेवेल्स आगे था। उनने न्यू इनोवेशंस एंड डेवलपमेंट से भी ट्रस्ट बिल्ड किया था। हेवेल्स ने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के कुछ टाइम बाद ही अपनी R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम भी सेटअप कर ली थी, जो उनको न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बिल्ड करने में हेल्प करती थी। R&D डिपार्टमेंट बिल्ड करने के बाद उनको इवन बेटर फीडबैक्स एंड रिजल्ट्स मिले मार्केट से, जहां वो ना सिर्फ क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग एंड कस्टमर सर्विस दे रहे थे, बट टाइम टू टाइम न्यूली इनोवेटेड प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करते जा रहे थे। लाइक हेवेल्स वाज द फर्स्ट कंपनी इन द इंडियन मार्केट जिसने ग्रीन CFL बल्ब लॉन्च किया था फॉर द बेटर पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट। बट इनोवेशनल और नए प्रोडक्ट्स बिल्ड करने में सिर्फ उनकी R&D टीम का ही हाथ नहीं था, बट बेटर डिस्ट्रीब्यूशन और इनोवेशंस में उनके आउटर कंपनी एक्विजिशन ने भी बहुत ज्यादा हेल्प करी थी। हेवेल्स अपनी कंपनी बिल्डिंग स्टेज से ही सिमिलर प्रोडक्ट कैटेगरीज की ऐसी कंपनीज को एक्वायर करता आया है जिनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है, बट वो फंड्स के बिना स्केल नहीं कर पा रही हैं, या जो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं बट जिनमें ग्रो करने का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। एंड हेवेल्स के मल्टीपल ऐसे इंस्टेंसेस रहे हैं जहां उनने बहुत बार लॉस मेकिंग या नॉन स्केलिंग कंपनीज को एक्वायर करके उनको अपनी मैन पावर दी है एंड उनको प्रॉफिटेबल बनाया है। इन एक्विजिशन की मदद से हेवेल अपने रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स तो बढ़ाता ही जा रहा था, बट अपने ग्रोथ एबिलिटीज को भी प्रूव कर रहा था। इसी सेम टाइमिंग पे चाइना अपने सस्ते प्रोडक्ट्स बेच के इंडियन मार्केट में बहुत सारी इंडियन कंपनीज को खत्म भी करता जा रहा था, एंड इसलिए हेवेल्स ने इनमें से कुछ कंपनीज को एक्वायर भी किया एंड उनकी पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ उनको पुश भी किया। द पॉजिटिव आउटकम ऑफ द चाइनीज प्रोडक्ट्स एंटरिंग इन द इंडियन मार्केट एंड हेवेल्स के लोकल एक्विजिशन इज
दैट चाइनीज प्रोडक्ट्स भले सस्ते थे बट बहुत जल्दी खराब हो जाते थे। एंड हेवेल्स ने इसी टाइम पे ना सिर्फ क्वालिटी प्रोडक्ट सेल किए हैं बट अफोर्डेबल प्राइजेस पे अच्छी क्वालिटी भी प्रोवाइड की है, जिससे कस्टमर कंप्लेंट्स बहुत कम थी एंड वो सर्विस भी बहुत अच्छी दे रहे थे। एंड एट द सेम टाइम इन्हीं लोकल एक्विजिशंस की वजह से हेवेल्स का कस्टमर रेलेवेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अब उनके पास एक प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी रेंज थी जो वो इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा सेल कर सकते थे। द बिगेस्ट एक्विजिशन टिल डेट जो हेवेल्स ने किया है वो था उनका सिल्वेनिया ग्लोबल एक्विजिशन। सिल्वेनिया एक यूरोप की कंपनी थी एंड इनका जो एक्विजिशन हेवेल्स कंपनी ने किया था वो इनिशियली तो फेल हो गया था, बट लेटर ऑन हेवेल्स कंपनी ने इस एक्विजिशन को भी प्रॉफिटेबल बना दिया एंड एट द एंड उस एक्विजिशन से भी फेयरली अपना रिटर्न निकाल लिया था। सो द केस इज ऑफ 2007 जब QRG ने सिल्वेनिया कंपनी जो हेवेल्स से 1.5x बड़ी कंपनी थी उसको एक्वायर करने का सोचा। इवन दो उनका इंटरनल मैनेजमेंट इसके अगेंस्ट था, बट उनने एनी हाउ इस डील पे बेट लिया। अब SLI जैसी इतनी बड़ी कंपनी को खरीदना जो हेवेल्स से भी 1.5x बड़ी है, तो ये डील तो सस्ती तो होने वाली थी नहीं। इसलिए हेवेल्स ने SLI को एक्वायर करने के लिए लंदन के कुछ बैंक से लोन लिया एंड ये एक्विजिशन 227.5 मिलियन यूरोज में कंप्लीट किया। बट कट टू द आफ्टर डील प्रोसेस, जब हेवेल्स ने सिल्वेनिया के ऑपरेशंस देखे तब उनको पता चला कि सिल्वेनिया कंपनी तो एक्चुअली में ऑपरेशनल लॉसेस में है एंड ऐसे लॉस पीरियड में 100 मिलियन यूरोस का लोन रीपे करना पॉसिबल ही नहीं था। सिल्वेनिया कंपनी हर साल अराउंड 30 मिलियन यूरोस का लॉस कर रही थी एंड जैसे ही ये बात बैंकर्स को पता लगी वो हेवेल्स के ओनर्स के पीछे पड़ गए लोन रीपे करने के लिए। पूरी कंपनी इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में थी, बट इवन दो QRG उस टाइम पे 73 इयर्स के थे, उनके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस था एंड इसीलिए उनने इस डील से हार नहीं मानी। When all this happened, QRG हर दिन अगले 15 दिन तक अपने बेटे अमित राय गुप्ता और अपने नेफ्यू के साथ कमबैक स्ट्रैटेजी को प्लान करते थे एंड उनका हार ना मानना सही भी था, क्योंकि अगर हेवेल्स कंपनी इस सिचुएशन से हार मान जाती एंड बैंक्स एंड अदर इन्वेस्टर्स को सिल्वेनिया डिपार्टमेंट के कुछ शेयर संभालने को दे देती तो उनकी इमेज फॉरेन एक्विजिशन के मामले में बहुत खराब हो जाती, क्योंकि ये हेवेल्स कंपनी का सबसे पहला ग्लोबल एक्विजिशन था। हेवेल्स एक ऐसी कंपनी जिसने टन्स ऑफ डोमेस्टिक एक्विजिशन करके लॉस मेकिंग कंपनीज को भी प्रॉफिटेबल बनाया है, तो यहाँ भी उनके पास्ट रिकॉर्ड को देख के उनको कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव आउटकम के लिए करना ही था। एंड तब स्टार्ट हुई सिल्वेनिया एक्विजिशन की सक्सेस स्टोरी, जब उनने कमबैक करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करी 2009 में। सिल्वेनिया के साथ वर्किंग में दो प्रॉब्लम्स थी। फर्स्ट कि सिल्वेनिया कंपनी को प्राइवेट इक्विटी ओनर्स रन करते थे एंड प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं था, एंड सेकंड कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूरोप में बहुत महंगे लेवल पे हो रही थी, जिससे वो मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा खर्च कर रहे थे एंड पैसा कम बन रहा था एंड हेंस द लॉसेस एंड नो प्रॉफिट्स। सो जब अमित राय गुप्ता ने सिल्वेनिया कंपनी को यूरोप में जाके विजिट किया अपनी स्ट्रैटेजिक टीम के साथ, तो उनको ये सारे पॉइंट समझ में आए एंड उनने स्ट्रैटेजिक कमबैक प्लान भी बिल्ड किया। ये 18 मंथ्स का प्लान था, जहां फर्स्ट 9 मंथ्स के फेज का नाम था फिनिक्स एंड सेकंड 9 मंथ्स के फेज का नाम था प्रखम। फर्स्ट 9 मंथ्स में उनने एम्प्लॉयज ले ऑफ करना स्टार्ट कर दिया। जो भी नॉन प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज कंपनी के पास थे उनने उन सारे एम्प्लॉयज को ले ऑफ करना चालू कर दिया। ले ऑफ जनरली इजी नहीं होते, बट इवन दो ये मास ले ऑफ था, हेवेल्स के खिलाफ कोई भी प्रोटेस्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि एम्प्लॉयज को उस टाइम पे पता ही था कि 2008 के ग्लोबल रिसेशन में बहुत लोगों की नौकरी जाने ही वाली है। एंड क्योंकि एम्प्लॉयज को नौकरी जाने का ऑलरेडी पता था एंड हेवेल्स ने इस चीज को बहुत अच्छे से टैकल किया, तो हेवेल्स के खिलाफ कोई ले ऑफ्स होने के बाद उन्होंने अपनी नॉन प्रोडक्टिव फैक्ट्रीज को भी शट डाउन करना स्टार्ट कर दिया था। फैक्ट्रीज जो स्पेन एंड लोकल यूरोप में रन हो रही थी, उनके मटेरियल कॉस्ट बहुत महंगे थे एंड लेबर भी बहुत ज्यादा महंगी थी। सो नेक्स्ट फेज 2 में उनने अगले 9 महीने के लिए अपने रॉ मटेरियल्स चीपर कंट्रीज जैसे इंडिया, बांग्लादेश एंड चाइना से इंपोर्ट करवाए, जहां उनको कम कॉस्टिंग पे हायर क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल पाए एंड देन उनने अपनी फैक्ट्री का सेटअप भी इन्हीं सारी कंट्रीज में करना स्टार्ट कर दिया। जहां इंडिया, बांग्लादेश एंड चाइना जैसी कंट्रीज में लेबर बहुत चीपली अवेलेबल थी, तो उनका जो लेबर वर्किंग कॉस्ट था वो भी कम होने लगा। एंड सो भले इस 18 मंथ्स के प्लान से वो कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज ना कर पाए, बट ये सक्सेसफुल तब भी इसलिए था क्योंकि उनका वर्किंग कॉस्ट बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया था एंड सो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गई थी, जिससे वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज कर पाए, जिससे 2010 में सिल्वेनिया ने सबसे पहली बार नो प्रॉफिट नो लॉस पे बिजनेस किया। एंड इसी प्रोसेस के चलते हुए 2011 में उनने 30-35 मिलियन यूरोस के प्रॉफिट्स को भी पोस्ट किया। एंड दिस इज हाउ शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म गोल्स रख के हेवेल्स ने स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करी एंड अराउंड 2 इयर्स में सिल्वेनिया एक्विजिशन को हैवी लॉसेस से प्रॉफिट में ले आए। एंड हेंस हेवेल अपने लोकल एक्विजिशंस में जो हमेशा से कर रहा था, वो उनने अब एक ग्लोबल एक्विजिशन में भी करके दिखाया।
एंड इसी रीजन से हेवल्स ना सिर्फ इंडियन मार्केट को हेवीली डोमिनेट करता था बट अपनी स्ट्रैटेजी से ग्लोबली भी एक्सपैंड कर चुका है। एंड बिकॉज ऑफ द सक्सेसफुल रेन हेवल्स कंपनी जो 1993 में 19 करोड़ के वैल्यूएशन के साथ स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी, आज उसकी करंट वैल्यूएशन 74,713 करोड़ है विद एन एनुअल रेवेन्यू ऑफ 13,889 करोड़ एंड वो भी 1,200 करोड़ के एनुअल प्रॉफिट पे रन कर रहे हैं। माई मेन लर्निंग फ्रॉम दिस हेवल्स बिजनेस केस स्टडी वॉज डैट कि आपको कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बिजनेस में एंड आपकी लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें आप इंप्रूव करके उनको बेटर बना सकते हो। आपको बस अपने स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना है एंड अपने वीकनेसेस को डेलीगेट कर देना है। एंड ऑल्सो कि हम हमेशा कुछ भी कर रहे हैं तो हमें एक लॉन्ग टर्म गोल एंड पर्सपेक्टिव के साथ काम करना चाहिए एंड शॉर्ट टर्म में जो भी हो रहा है उसे भूल जाना चाहिए फॉर द मोमेंट। बस अपनी स्ट्रैटेजीज एंड नंबर्स पे ध्यान दो। एंड सो हियर वी कम टू एन एंड ऑफ दिस हेवल्स केस स्टडी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साइड में बेल आइकन मिलेगा उसको भी प्रेस कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे बिकॉज वी रिलीज 2 वीडियोज एवरी वीक। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। अंटिल देन बाय बाय।